हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में। हिंदी संस्कृत के दोनों के रहने वाले हैं। बोलना कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, कथन कौशल और भाषण कौशल। बाकी के पिछले वीडियो में किया। अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। यदि कोई छात्र सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो उसका धैर्य के साथ सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्चारण सुधारने के लिए का कार्य प्रारंभिक स्तर तक ही हो जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखने वाला है, ये पिछले क्वेश्चन का है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना चाहिए: प्रभावपूर्णता, बोधगम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, उचित गति, भाषा में लचक, ओजस्विता या सशक्तता, उचित हाव भाव होना चाहिए बोलने के लिए, भाषा विषयानुकूलता होनी चाहिए, स्वाभाविकता, बनावटी नहीं नहीं होना चाहिए, स्पष्टता, स्वर वाचन होना चाहिए, उच्चारण की शुद्धता। और भाषा कौशल, बोलना कौशल को विकसित करने के लिए साधन है: एक सामान्य वार्तालाप, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, बाल गीत, कविता पाठ हो जाए करवा दो, स्वर वाचन, कहानी कहना, आशु भाषण, भाषण, अंत्याक्षरी, सत्संग, अभिनय, बाल भाषा। आगे देखते 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो ये आपको याद कर लेनी है। साइलेंट रीडिंग ब्रायन की रचना है। साइलेंट रीडिंग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रायन की रचना है। इसमें मौन पठन के विषय में कहा गया है। मौन पठन अल्पव्ययी है तथा दैनिक जीवन की क्रिया में उत्तम पद्धति है। सबसे बेस्ट पद्धति इसी को माना है इन्होंने, ब्रायन ने। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सहस्वर वाचन का आदर्श वाचन करवाना नहीं, अनुकरण वाचन, सहस्वर वाचन नहीं होगा, पाठ्यपुस्तक वाचन नहीं, सामूहिक में वाचन करवाओगे तो वो सहस्वर वाचन हो जाएगा। मौन वाचन कब शुरू कर देना चाहिए? तो मौन वाचन तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से नहीं, छठी कक्षा से नहीं, दूसरी से नहीं, छठी कक्षा से शुरू कर दे देना चाहिए। और संस्कृत में आए तो छठी कक्षा से, और हिंदी में आए तो तीसरी कक्षा से शुरू कर देना चाहिए। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या शारीरिक वृद्धि। तो इसमें ए और बी दोनों माने गए हैं। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश का सदुपयोग दोनों ही सही है। मौन वाचन मूल्यांकन की किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा यानी रिक्तस्थान, बहुविकल्प, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उसी तरह, सत्यता परीक्षा, उक्त तीनों। तो उक्त तीनों से ही किया जा सकता है मौन वाचन का, यानी लिखित परीक्षा द्वारा। मौन पठन का लाभ है: उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, स्वाध्याय की प्रकृति विकसित करना, चुपचाप पढ़ते रहना अपने आप, पठन की शुद्धता का संवर्धन, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। बाकी तो उच्चारण के हो गए, मौन पठन के नहीं रहे। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। चुपचाप पढ़ोगे तो स्वर वाचन तो जोर जोर से होता है, अनुकरण वाचन भी से समावेत वाचन भी नहीं, तो मौन वाचन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकास, आत्मविश्वास, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा ज्ञान कराना। तो शुद्ध उच्चारण करवाना प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। द्रुत पठन है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, साहित्य पुस्तक का अध्ययन। तो इसमें द्रुत पठन मौन पठन का प्रकार है पाठ। तो इसमें चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे तो बोनस मिल गया था। मौन वाचन का प्रकार है समावेत वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिक वाचन, अनुकरण वाचन। तो द्रुत वाचन मौन वाचन का प्रकार है। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सहस्वर वाचन। मौन वाचन अर्थग्रहण कौशल के लिए विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। आगे देखते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल पढ़ना कौशल, लिपिबद्ध विचारों को अर्थग्रहण करते हुए मन ही मन बढ़ाने या वाणी द्वारा व्यक्त करते हुए पढ़ना ही वाचन कौशल है। वाचन के दो भेद होते हैं, सहस्वर वाचन, मौन वाचन। सहस्वर वाचन वो होता है लिखी हुई बातों को अर्थग्रहण करते हुए बोलकर पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना। और व्यक्तिगत सहस्वर वाचन एक ही समय में एक व्यक्ति करता है, जैसे आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा त्रुटि रहित वाचन करना, आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा एक बार में एक छात्र द्वारा होता है। सामूहिक सहस्वर वाचन में सामूहिक सहस्वर वाचन या समवेत सहस्वर वाचन, इसमें छात्र मिलकर एक साथ वाचन करते हैं। ये संकोची छात्रों के लिए अति उपयोगी है। सहस्वर वाचन का उद्देश्य शुद्धता के साथ उच्चारण की क्षमता का विकास होता है। गति, उचित गति, आरोह अवरोह के साथ वाचन की क्षमता का विकास होता है। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए वाचन क्षमता का ध्यान विकास होता है। विराम चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे। भावों के अनुकूल वाचन क्षमता का विकास होता है सहस्वर वाचन में, सामूहिक सहस्वर वाचन। आगे देखते हैं मौन वाचन, लिपिबद्ध विचारों को बिना वाणी प्रदान किए मन ही मन पढ़ना मौन वाचन कहलाता है।
इसके 3 हैं भेद हैं: गंभीर वाचन, द्रुत वाचन या त्वरित वाचन, व्यंग्यावलोकन या व्यंग्य वाचन। गंभीर वाचन गहराई से एकाग्रता के साथ पढ़ना, और द्रुत या त्वरित वाचन में पढ़ने की गति के विकास हेतु तीव्र गति से पढ़ना, जैसे कहानी, कविता, नाटक आदि पुस्तकें इत्यादि तीव्र गति से पढ़ना। विहंग वाचन या विहंगावलोकन अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य मुख्य सूचना और भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना, मेन चीजों को पढ़ना। मौन वाचन के उद्देश्य है तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। एक तो तेजी से पढ़ोगे, ऊर्जा कम खर्च होगी, तो कम समय में अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करने की क्षमता का विकास। चिंतन व मनन की क्षमता का विकास हो जाएगा। चिंतन करोगे, मनन करोगे, स्वाध्याय की प्रकृति विकसित होगी। अवकाश के समय का सदुपयोग होगा, टाइम का सदुपयोग होगा। निष्कर्ष और सारांश निकालने की क्षमता विकसित होगी। किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौन वाचन। वाचन की विधियां: एक तो अक्षर बोध वर्णमाला विधि। इसमें छात्र को पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है, वर्ण लिखने सिखाए जाते हैं, क ख ऐसे। उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य को, पहले तो वर्ण, शब्द, वाक्य, उपवाक्य, वाक्य लिखने सिखाए जाते हैं अक्षर बोध विधि में। ये वाचन की ही विद्या है। इसमें वाचन की कई इकाइयों को अवरोही क्रम में होता है। वाचन की इकाइयां अवरोही क्रम में होती है। इस विधि को क्रमबद्धता तो होती है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसमें समय ज्यादा लगता है। शब्द विधि, चित्र विधि, देखो और कहो विधि। इसमें पहले शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है, पढ़ना। इसमें कुछ चित्र होते हैं, इसके नीचे नाम भी लिखे होते हैं। देखकर पढ़ना सीखना ये रुचिकर विधि है। जैसे कोई कबूतर का चित्र बना है, उसके नीचे कबूतर लिखा होता है, तो ये देखो और कहो विधि हो गई। वाक्य विधि, इसमें पहले वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द वर्ण पढ़ने सिखाए जाते हैं। वाचन की सारी इकाइयां अवरोही क्रम में होती हैं। शब्द विधि का ही विकसित रूप है। ये रुचिकर और सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें वाचन विधि का उल्टा है, पहले वाक्य सिखाया जाता है। कहानी विधि, 4-5 वाक्यों की सहायता से कहानी बनाकर पढ़ाना। ध्वनि साम्य विधि, प्रवर्तक सीजे डॉडसन है। इस विधि का सम्मान उच्चारित होने वाली ध्वनियों का समूह बनाकर शिक्षण कार्य भी करवाया जाता है। चरम, कर्म, धर्म ऐसे आदि शब्द। शास्त्रीय संगति विधि, शास्त्रीय और संगति विधि की प्रवर्तक है मैडम मारिया मोंटेसरी। इस विधि में शब्द व चित्र शास्त्रीय करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है, इसलिए चित्र मिलान विधि भी कहा जाता है। दो स्तंभों में चित्र होते हैं, चित्रों को मिलान करना। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र होते हैं। ये मत का समर्थन किसने किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस मत का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया। पहले चित्र सिखाने हो। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में ये मत व्यक्त किया है। ये मत श्रीमती मोंटेसरी ने किया। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति का रूप है। लिखित अभिव्यक्ति का रूप में है, तो लिखना लिखित अभिव्यक्ति का रूप है। पढ़ना तो नहीं है, सुनना नहीं है, उच्चारित नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? पहले तो स्वर्ण का, श्रुत लेख यानी सुर कर लिखना, स्वर्ण का और लेखन का, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनने और लेखन का, स्वर्ण और लेखन का होगा। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। तो लेखन कला का विकास अभ्यास से, बार बार अभ्यास करोगे तो लेखन कला का विकास अच्छी तरह हो जाएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है: अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो उनको लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो ही वो लिखना सीखेंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हो गया। जिज्ञासा उत्पन्न करनी होनी चाहिए। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, तिरछी रेखाओं से, कुंडियों से या अक्षरों से। तो लेखन क्रिया का आरंभ सीधी रेखाओं से होता है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन, तो सारी लेखन विधि के साधन है, लेकिन वाद विवाद में कोई लेखन अभिव्यक्ति नहीं होती। 678 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, तो ये सारे लेखन के शब्द दिए, इसलिए इसे बोनस दिया गया। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? वर्तनी शुद्धता का, तो इसका ज्ञान प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं लेखन कौशल के बारे में। लेखन कौशल का विकास का अर्थ है छात्रों को लिखकर अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन तंत्र का सही होना जरूरी है। लिखने के लिए हाथ, लेखन सामग्री, नोटबुक इत्यादि हो। व्याकरण का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। लिपि और शब्दावली का ज्ञान भी जरूरी है। इसमें शुद्धता, स्पष्टता के साथ लेखन हो। लिखने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए, वरना लिखेगा कौन।
सुनकर लिखने की क्षमता का विकास हो, छात्रों में लिखने से पहले जिज्ञासा भी उत्पन्न करना। लेखन कार्य का प्रारंभ सीधी रेखाओं से होता है, आप ध्यान रखना, सीधी रेखाओं से होता है। लेखन हेतु अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। लेखन कौशल विकसित करने के साधन है पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन इत्यादि। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन, अच्छी तरीके से लिखना। सुलेख में यह ध्यान रखा जाता है अक्षरों की बनावट उचित व सुडौल हो, सिर रेखा सही जगह प्रयोग हो, शब्दों के बीच उचित दूरी हो, बराबर दूरी हो। श्रुतिलेख अभ्यास है सुनकर लिखना। अनुलेख किसी आदर्श पंक्ति का अनुकरण करके वैसी ही पंक्ति लिखना, कोई पंक्तियों का अनुलेख करना, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई पंक्तियों का अनुकरण करके वैसे ही लिखना। प्रतिलेख ये अनुलेख का ही एक विकसित रूप है। इसमें छात्र किसी पुस्तक या पत्रिका के पूरे गद्यांश की नकल करके लिखता है, यानी पूरा कोई आपको चैप्टर दे दिया, पार्ट है, उसका पूरा डिट्टो को डिट्टो कॉपी करनी है, तो ये प्रतिलेख हो गया। अनुलेख, प्रतिलेख में सुलेख का भी ध्यान रखा जाता है, सुंदर लिखने का भी ध्यान रखा जाता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो ये सभी ही है, डी ऑप्शन सभी। भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना ज्ञान कराकर। उक्त सभी प्रकार से भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता का विकास एक तो शुद्ध उच्चारण से करवा सकते हो, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान से, शब्द भंडार व शब्द रचना का ज्ञान करवाकर, वाक्य रचना शिक्षण करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके, विराम चिन्हों का प्रयोग करके, व्याकरण शिक्षण द्वारा भी करवा सकते हो। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहारिक है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो भाषा एक कौशल से संबंधित पक्ष कौन सा नहीं, भाषा ज्ञानगम्य नहीं है, अभ्यास सामाजिक व्यवहार, भाषा अनुकरणात्मक है। आगे देखते हैं कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। लेखन में असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण भी है, व्याकरण का कम ज्ञान भी है, तो जलवायु कोई कारण नहीं है। जलवायु से कोई अशुद्ध लेखन पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है निरीक्षण अनुकरण व स्वर्ण द्वारा, या निरीक्षण स्वर्ण अनुकरण द्वारा, स्वर्ण निरीक्षण अनुकरण द्वारा, या स्वर्ण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। तो पहले बालक सुनता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण करता है, उसके बाद उच्चारण करता है। क्या इसके बाद उच्चारण भी आ सकता है? पहले सुनेगा, निरीक्षण करेगा, फिर निरीक्षण करेगा, अनुकरण करेगा, फिर उच्चारण करेगा। छात्र शिक्षक आदर्श वाचन ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके बाद निरीक्षण करता है, अनुकरण करके उच्चारण करता है। आगे देखते हैं शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? ये कथन किसका है? तो ये हर्बर्ट का कथन है, आपको याद देख लेना। इसमें रुचि के बारे में कहा गया है पाठ पढ़ाने से पहले, तो ये हर्बर्ट का कथन है। L1 2021 में आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। गांधी जी कहीं भी आए तो मातृभाषा बेसिक एजुकेशन के बारे में कहेंगे, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, अशुभाषण। तो अशुभाषण बोलने की योग्यता है। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षाओं के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे? डॉक्टर पेसी के प्रयत्न, बर्टन के प्रयत्न, एपी सुकिया के प्रयत्न, इनमें से किस सभी के प्रयत्न? तो डॉक्टर पेसी ने वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाचन की निदानात्मक परीक्षाओं में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ाने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो ये 158 शब्द है। ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग आ रखे हैं 2021 में, इन्हें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, गहन वाचन। तो गहन वाचन तो मौन वाचन का है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा।